हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे आज अपन बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने केमिकल शिफ्ट के बारे में आपको बताया और इनकी डेल्टा वैल्यूज है। ब्रीफली करने के लिए आज मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। हाँ जी, आपने याद की होगी। लमसम देखिए, इसके इर्द गिर्द ही अपना जो प्रोटॉन एनएमआर है वो घूमता रहता है। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है अपने को। सबसे पहले कंपाउंड्स में अपने को सिग्नल बताने हैं और फिर उनकी केमिकल शिफ्ट के बारे में अपने को बताना है। तो फर्स्ट केस है अपना CH3CO, OCH3। सिग्नल की जहां तक अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो सिग्नल अपने को मिलेंगे। जैसे ए सिग्नल है तो ये बी सिग्नल है, मतलब ए है वो एक अलग सिग्नल होगा और बी है वो अलग सिग्नल होगा। अब ये कहाँ पे होंगे? विद रेफरेंस टू टीएमएस। टीएमएस के रेफरेंस में कहाँ पे होंगे, कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? तो देखिए, अब से मैं बात करता हूँ कि सी एच थ्री सीओ ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 किससे जुड़ा हुआ है? सीओ ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए आप इसको लाइए वापस। देखिए यहाँ पे CH3 सीओ ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन इस सीओ ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू 2.0 से 2.5 है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू अपन लमसम मान लेंगे 2.2 के समथिंग। ठीक है। अब दूसरा ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी डेल्टा वैल्यूज कितनी अपनी 3.5 से लेके 4.5 तक है। तो इसको मैं मान लूंगा 3.8 मान लेंगे। मतलब ये अपना किस तरह से मिलेगा? जैसे टीएमएस है अपना, छोटा सा टीएमएस रहता है, जीरो डेल्टा वैल्यू होती है। अपन इधर से इधर जाते हैं तो डेल्टा वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए अपना एक सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है 2.2 पे, ओके, और दूसरा सिग्नल अपने को मिल रहा है 3.8 पे। फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे इन सिग्नल की स्प्लिटिंग कितने में होगी, कितने में ये स्प्लिट होगा, फर्दर स्प्लिट कितने में होगा। ओके है, तो बात समझ में आ रही है। दूसरा देखिए अपन एग्जांपल इसमें सिग्नल की बात करें तो अपना सिग्नल जैसे ये ए हो जाएगा, ये पी है, ये सी। तीन टाइप के इसमें सिग्नल अपने को मिलेंगे, तीन टाइप के इसमें प्रोटॉन है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं बी की, तो देखिए बी सीओ से जुड़ा हुआ है, सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके इस साइड भी क्या है? CH3 ग्रुप है, तो थोड़ी सी इसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा करेंगे अपन 2.3। ठीक है। सेम इसी तरह से इसकी डेल्टा वैल्यू मैं मान लूंगा 3.8 है, सेम यही है। और ए की डेल्टा वैल्यू, देखिए ए की डेल्टा वैल्यू CH3 की डेल्टा वैल्यू अपन ऑलमोस्ट अपन यूज करते हैं 0.9 से 1.3 तक। ठीक है। तो यहाँ पे CH3 2 डिग्री कार्बन वाले से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इसकी आप मान सकते हैं 1.6 मान सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तीसरा एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे अपने। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो देखिए ए की सिग्नल जो सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, मतलब यही है 2.2। ओके। CH3 जो CH2 से जुड़ा हुआ है, CH3 जो CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3 जो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी 1.6 अपन मानते हैं। और CH2 अपना O से जुड़ा हुआ है एंड CH3 से जुड़ा हुआ है। देखिए O से CH3 जुड़ा हुआ है, इसकी 3.8 है। और ये यहाँ पे CH3 से और जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी और है इसके साथ में, तो देखिए 3.8 से ज्यादा अपन मानेंगे, मतलब ये 4.0 इसकी डेल्टा वैल्यूज होगी। क्लियर है? नंबर 4 एग्जाम्पल की बात करें, ए सिग्नल हो गया, बी हो गया एंड यहाँ पे प्रोटॉन है। तीन टाइप के इसमें सिग्नल प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो CH3 से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोटॉन हो गया ये। तो 2.3 अपन ने माना है, ऑलमोस्ट सेकेंडरी प्रोटॉन को 2.3 माना है अपन। ठीक है, तो यहाँ पे 2.3 से थोड़ा सा अपन ज्यादा मानेंगे, मतलब नाइट्रोजन की वजह से, तो इसको मान लेंगे जैसे 3.8 हो गया। ओके। हाँ जी, ये वाला जो है CH3 प्रोटॉन CH2 से जुड़ा हुआ है, इसको अपन मान रहे हैं ऑलमोस्ट 1.6 के समथिंग। ठीक है, 1.6 के समथिंग अपन मान रहे हैं। और नाइट्रोजन पे जो प्रोटॉन है, इसका डेल्टा वैल्यूज कितना अपन मानेंगे?
इसका डेल्टा वैल्यूज, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है तो इसका डेल्टा वैल्यूज होता है 1 से लेके 5.5 तक। RnH2 लिखा है, आपको याद करो। इस प्रोटॉन का डेल्टा वैल्यू होता है 1.0 से 5.5 तक, ठीक है। तो इसका डेल्टा वैल्यू 1.0 से 5.5 तक, ओके है। चलिए नंबर 5 केस में सिग्नल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों डिफरेंट टाइप के सिग्नल हैं, ओके। चलिए तो CH3CO से जुड़ा हुआ है, 2.2 अपन इसका अक्सर लेते हैं 2.2, फर्स्ट वाले केस की तरफ जाइए। CH2 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ और O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। CH2 किससे जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2.3 होती है इसकी, और दूसरी साइड O से जुड़ा हुआ है। दूसरी साइड O से जुड़ा हुआ मतलब 4.0, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी ज्यादा अपन मानेंगे 4.0 से, तो 5.1 मान लेंगे इसको अपन। और CH3O से जुड़ा हुआ है, CH3O से जुड़ा हुआ है, इसको अपन 3.8 मानते हैं, और ये हो जाएगा अपना 3.8 अपन इसको मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नंबर 6 केस में सिग्नल OCH3 मतलब इसमें प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर प्लस आर हो या फिर माइनस आर हो तो ये भी ऑर्थो एक अलग सिग्नल होगा, मेटा भी सिग्नल होगा, एंड पैरा भी अपना एक सिग्नल होगा, ठीक है। और एक सिग्नल अपना ये है, ये होगा, मतलब A O M एंड P, चार टाइप के इसमें सिग्नल होंगे, ओके है। और चारों टाइप के सिग्नल की जब अपन बात करते हैं OCH3 से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इसका सिग्नल 4.5 अपन मान लेंगे। और इन सबका सिग्नल किसके बीच में होगा? कल अपन ने डिस्कस किया था, इन सबका सिग्नल किसके बीच में होगा? 6.5 से 7.0 के बीच में होगा। नेक्स्ट 7 नंबर का केस, NO2 माइनस आर ग्रुप है, दैट मीन्स एक सिग्नल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। NO2 पे कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन है नहीं, ठीक है। तो इनका सिग्नल होगा अपना 7.5 से 8.0 के बीच में होगा। नंबर 8 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे न तो प्लस आर है न माइनस आर, ओनली क्या है यहाँ पे प्लस आई प्लस एच है। तो क्या होगा, इन सबका एक ही सिग्नल होगा और एक सिग्नल ये होगा, ठीक है। तो ये सिग्नल अपने डिस्कस किया 2.3, और ये वाला सिग्नल अपना होगा 7.0 से 7.3 के बीच में। 9 नंबर की बात करें तो एक सिग्नल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सिग्नल अपना ये हो जाएगा, तो इसको 1.5 मानते हैं। CH2 एक साइड C डबल बॉन्ड O से, एक साइड CH3 से, 2.3 माना अपन ने इसको। इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इस प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन है ये, तो इसकी होती है अपनी 10 से लेके, देखिए कल मैंने आपको ये बताया था RCOOH, इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है 10 से लेके 12.5 तक होती है, 12.5 तक होती है। तो इसकी जो भी डेल्टा वैल्यूज है अपन लिख सकते हैं 10 से लेके 12.5 तक होती है। 10 नंबर का केस देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल, सिग्नल ए हो गया, सिग्नल बी हो गया, सिग्नल अपना सी हो गया, एंड सिग्नल डी हो गया। चार टाइप के सिग्नल अपने को मिलेंगे। इसकी जो डेल्टा वैल्यू है CH3O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी डेल्टा वैल्यू अपन मानते हैं 3.9 के समथिंग। ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अपन ने बात की थी, याद कीजिए आप क्या किया था अपन ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात की थी। आपको अगर याद आ रहा है तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू अपन क्या मानते हैं 4.5 से 6.3 मान लो, इसके बीच में इसकी डेल्टा वैल्यूज होगी। तो इसको मान लूंगा मैं 5.5 या फिर 5.0 भी अपन मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। और जो इसकी डेल्टा वैल्यूज होगी, इसकी डेल्टा वैल्यूज होगी थोड़ी सी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब 5.9 अपन मान लेंगे। और इसकी अपन जनरली मानते ही हैं 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि sp2 वाले से जुड़ा हुआ है ये, तो 1.8 अपन मान लेंगे। क्लियर है? 11 नंबर का केस देखिए, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक अलग होगा सिग्नल, 2, 3 एंड 4।
चार टाइप के सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। CH3O से जुड़ा हुआ है 3.9, CH2O से जुड़ा हुआ है, और इधर CH2 से जुड़ा हुआ थोड़ा सा ज्यादा होगा 4.2। CH2 एक साइड CH2 से जुड़ा हुआ है, एक साइड कार्बोक्सिलिक अपना एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है 2.4। ओके है। और इस प्रोटॉन की वैल्यू अपन मानते हैं 9 से 10.5 डेल्टा वैल्यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ जी, प्लस एम ग्रुप अपन इसको मान सकते हैं। ओके, तो एम ग्रुप है तो इसका एक अलग सिग्नल होगा, एक ये अलग होगा बी, ये सी एंड ये टी। इन सिग्नल का जो डेल्टा वैल्यूज है 6.5 से 7.0, यही अपन डिस्कस करते आ रहे हैं। ओके, और इस वाले प्रोटॉन का जो डेल्टा वैल्यूज है वो कितना हो जाएगा अपना 2.2 हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल 30 नंबर का केस। ए प्रोटॉन, इसको प्लस आर माइनस आर मानेंगे अपन बिल्कुल, तो बी सी एंड डी, यहाँ पे तीनों अलग अलग सिग्नल होंगे। और इस सिग्नल की जब अपन बात करते हैं तो ये अपना 7.5 से 8.0 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखिए यहाँ पे ये रहा, और इस सिग्नल की बात करूंगा तो ये अपना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये डाटा जो आप याद रखो, आप लमसम यहां तक पहुंचने की कोशिश करो। मेरा मुद्दा ये नहीं कि 7 पॉइंट, जैसे मान लीजिए अपन ने इसको 3.9 माना 11 नंबर के केस में, तो ये अपना 3.8 भी चलता है, 4.0 भी चलता है, ऐसा कुछ मीनिंग्स नहीं है, ठीक है। लेकिन लमसम आपको सिग्नल आपको मिलेगा, तो अपन पहचान करेंगे कि ये CS3 वाला सिग्नल है जो O से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात। अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग अपन देखेंगे जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी हो जाएगी फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। डेल्टा वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, डेल्टा वैल्यूज कौन कौन से फैक्टर से चेंज हो जाती है, उसको अपन देखें। तो जनरली देखिए, एक मैं आपको मुद्दा बताता हूँ कि अपन जिस भी प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल लेते हैं, जिस भी प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल अपन लेते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो उसकी डेल्टा वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एक मुद्दा है, फैक्ट है जो अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। जिस भी प्रोटॉन का अपन एनएमआर सिग्नल की बात करते हैं, तो अगर उस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है किन्हीं कारणों से, हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है मेजोमेरिक इफेक्ट हो, या फिर पाई डेंसिटी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी कारण की वजह से अगर उस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उस प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू कंपेरिजन थोड़ी सी कम होगी। क्लियर है बात यहाँ तक। तो सबसे पहला अपन फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मुद्दा है जो मैंने आपको समझाया, ये सारे केसेस देख के बताए। दूसरा मुद्दा का आपको कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से देखिए, जैसे ये अपना CH3F है, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमाइड एंड CH3 आयोडाइड। इनकी डेल्टा वैल्यू अपन जानते हैं कि अपनी चलती है लगभग 2.2 से 4.5 तक चलती है, 4.5 तक चलती है। अब किसकी कौन सी रेंज में कौन सा एडजस्ट होगा वो अपन देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से। अपन ये देख रहे हैं कि अपन अप टू डाउन अगर मूव कर रहे हैं, अप टू डाउन अगर मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे सब जगह इंडक्टिव इफेक्ट है, तो माइनस आई ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उस पावर से ये नहीं खींचेगा, उस पावर से ये भी नहीं खींचेगा, और सबसे कम पावर से ये खींचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फ्लोराइड, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अगर मैं बात करूं इस प्रोटॉन की, CH3 वाले प्रोटॉन की, तो अपन बात करते हैं ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए आयोडीन है सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी, और फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। अब मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी डेल्टा वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 4.0 से 4.5। दूसरा CH3Cl की बोल सकते हैं 3.0 से 3.5, ये अपन बोल सकते हैं अपना 2.5 से 3.0, और इसको मैं बोल सकता हूँ 2.2 से 2.5 तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एडजस्ट करना है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी एंड डी है, और इधर मान लीजिए ये पी है, क्यू, आर एंड एस, तो आपको मिलान करना है, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा कौन सा किस तरफ फिट होगा, ठीक है, ये चीजें अपने को देखनी है। दूसरा इसी में आपको अलग केस बताता, हाँ जी, देखिए दूसरा एग्जांपल CH3 सॉरी CH4 है, एक अपना CH3R है, एक मैं बात करूं R CH2R है, और एक मैं बात करता हूं R CHR और ये R, ठीक है। और एक तरफ मैंने लिख दिया ये A B C and D चार कंपाउंड है, और डेल्टा वैल्यूज एक तरफ मैं डेल्टा वैल्यूज लिख रहा हूँ, डेल्टा वैल्यूज एक ही डेल्टा वैल्यूज में लिख रहा हूँ 1.6 से 1.8, दूसरा है 1.3 से 1.6, थर्ड अपन बात कर रहे हैं 0.9 से 1.3, और लास्ट अपना 0.2 से 0.4, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं कि जिस प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन अपना ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इन प्रोटॉन की अपन बात करेंगे डेल्टा वैल्यूज की, एनएमआर सिग्नल यही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि देखिए इस प्रोटॉन से पहले वाला प्रोटॉन है, नॉर्मली प्रोटॉन है, दूसरे वाला प्रोटॉन अपन 1 डिग्री प्रोटॉन मानते हैं, ये आर ग्रुप क्या था, इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस प्रोटॉन को, और यहाँ पे 2R ग्रुप्स है जो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा और ज्यादा, और इस पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की अगर मैं बात करूं अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होती है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो डेल्टा वैल्यूज क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, तो डेल्टा वैल्यूज क्या अपनी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वापिस देखना CH4 CH2R हो गया अपना, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, CH अपना 2 डिग्री वाला हो गया थोड़ी सी और ज्यादा, और 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात को यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट पे अलग होगी, इसको आप ध्यान रखना है कि जो अपन ये फैक्टर यूज करते हैं, तो ये एक बार आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। करेक्शन क्या करेंगे, हाँ जी, करेक्शन ये करेंगे, अपन ये बात कर रहे हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन जब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है, तब तो अपने को ये चीज फॉलो करनी है, और अगर प्लस आई इफेक्ट से अपन ये चीज कर रहे हैं तो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो ये डेल्टा वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, दोनों मुद्दों को आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
दोनों फैक्ट्स को समझना। तो दूसरी बात क्या है यहाँ पे मैंने आपको बोली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये अपना खुद का एक फॉर्मूला मान लो, आप फॉर्मूला समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा वैल्यूज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डी के साथ कौन सा होगा अपना, ये होगा सबसे ज्यादा, फिर इसके साथ ये होगा, इसके साथ अपना ये होगा, और सबसे कम इसकी हो जाएगी। कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट अपन फैक्टर की बात करते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। सेकंड है मेजोमेरिक इफेक्ट। देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट की अपन बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, एक्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, ये प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है, मतलब प्लस आर हो सकता है और माइनस आर भी हो सकता है। तो इनका जो इफेक्टिव का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इफेक्ट इन ग्रुप का, इस एक्स ग्रुप का, कोई भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो सकता है। तो इसका इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, इसका इफेक्ट का ऑर्डर होगा ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो अक्ष है अपना, ये जो अक्ष है ये कैसा है, प्लस आर वाला है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, ओ एच है अपना, NH2 है, ओ आर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट किस तरह से अपने को देखने को मिलेगी। हाँ जी, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मैंने आपको क्या बताया है, देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए तो प्लस आर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे ऑर्थो एंड पैरा। भाई ऑर्डर तो यही चलता है, चाहे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। क्लियर है मुद्दा। तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या चीज देखनी है अपने को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, देन अपन बोल देंगे डेल्टा वैल्यूज डिक्रीज। केवल कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना है, जब प्लस आई इफेक्ट की बात आती है, माइनस आई इफेक्ट की बात आती है, दोनों अलग अलग वेरी करेंगे। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और प्लस आई इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्लियर है, दोनों बातों को अलग अलग ध्यान रखना आपको। और मेजोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा वैल्यू डिक्रीज होगी। अब अपन सिंपल सा ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी, ऑर्थो एंड पैरा पे, और मेटा पे कम होगी। ठीक है, तो मेटा पे सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू होगी। अब बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा की, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, अपन बात करें देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस दोनों पे सेम है, ऑर्थो एंड पैरा पे। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस सब पे सेम है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, या फिर आप ये देखना कॉमनली रेजोनेंस, ये देखो कि रेजोनेंस मान लीजिए इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, और इस पे पैरा पे कम है, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी पैरा के बजाय। ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी पैरा, क्योंकि अपन कॉमन इफेक्ट अपन ये निकाल रहे हैं इसका, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो ऑर्थो पे ज्यादा डेंसिटी होगी पैरा की बजाय, और डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। आपको इंडेक्स बना सकते हैं, डेल्टा वैल्यूज लिख सकते हैं, आपको मैचिंग मैचिंग करना है। क्लियर है बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ अक्स कैसा है, माइनस आर है। कौन कौन से हो सकते हैं माइनस आर के, जैसे मान लीजिए CHO हो गया, COR हो गया, ठीक है, COOH हो गया, COOR हो गया। ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा अपन ने, माइनस आर ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो अक्ष जुड़ा हुआ है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा से। तो ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा,
ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पे कम होगी, क्योंकि इफेक्टिवनेस का ऑर्डर ये है, ऑर्थो पैरा पे अगर बढ़ाएगा प्लस आर ग्रुप है तो ज्यादा बढ़ाएगा, माइनस आर ग्रुप है तो ज्यादा कम करेगा। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेल्टा वैल्यू मेटा पे सबसे कम हो जाएगी। अब ऑर्थो एंड पैरा की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी, क्योंकि इफेक्टनेस ऑर्थो पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो डेल्टा वैल्यूज ऑर्थो पैरा एंड मेटा, मैचिंग मैचिंग खेल सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तीन डाटा इधर दे देंगे, तीन डाटा इधर दे देंगे। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए को मिलान कीजिए, बी को मिलान कीजिए, सी को मिलान कीजिए पी क्यू आर में से, डेल्टा वैल्यू अपने हिसाब से दे देंगे। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो लॉजिक मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड इफेक्ट की बात करता हूं मैं। पाई डेंसिटी, पाई डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का मीनिंग्स, डेल्टा वैल्यूज, डेल्टा वैल्यूज क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कार्बन एटम, पर कार्बन एटम की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक कार्बन एटम की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका डेल्टा वैल्यू कम होगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अब किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, ये पॉजिटिव, ये किस तरह से लिखा सकता है, ये इस तरह से भी लिखा सकता है। ठीक है, जनरली आपको क्या देंगे, इस तरह से लिखाएगा, समझना, एरोमेटिसिटी में अपन ने खूब किया है ऐसे एग्जांपल्स। हाँ जी, दूसरा, दूसरा मैं लेता हूं, दूसरा अपन लेते हैं, ये लीजिए भाई। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेता हूं, बेंजीन है। चौथा लेता हूं मैं यहाँ पे, ओके, एंड पांचवा एग्जांपल्स लेते हैं, -2। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे, हाँ जी, इस कंपाउंड का क्या नाम है, C3H3 पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं C7H7 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे C6H6, इसको बोल देंगे C5H5 नेगेटिव, और ये हो जाएगा C8H8-2। ओके है, मैं बात करूंगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो देखिए पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं लिखाएगा आपके। ठीक है, ये है ही अपना, इसको कैसे लिखते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे, ओके, बाकी एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वही लिखाएगा। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, टोटल नंबर ऑफ एटम 7। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6, एटम भी 6 है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 6। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और एटम है 5, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है अपने 10, और एटम कितने हो गए, 8 हो गए, कार्बन एटम 8 हो गए। तो देखिए कौन सा डाटा आज, अगर मैं 2/3 करता हूँ तो अपने को मिलता है 0.66, 6/7 करते हैं तो 0.85, और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1.2, ओके, और ये हो जाएगा अपना 1.225। ओके, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आएगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके है, तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। मैचिंग मैचिंग करा सकते हैं, इसकी डेल्टा वैल्यू 10.9 है, इसकी 9.1, ये अपना हो जाएगा 7.3,
5.7 एंड 5.5। ठीक है, आपको मैचिंग करा सकते हैं, 4 एग्जांपल्स दे देंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स और 4 अपने को डेल्टा वैल्यूज दे देंगे, मैचिंग करवा लेंगे कौन सा किससे मैच हो रहा है। क्लियर है बात। इफेक्ट नेक्स्ट की क्वेश्चन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कार्बन एटम क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसको अपन बोलते हैं, हाँ जी, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट है अपना 4 नंबर में एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, देखिए इसको समझिए आप। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, वहीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं एक, हाँ जी, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये RCH3, दूसरा अपना, दूसरा मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड लेता हूं मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ जी, अपन सबका डेल्टा वैल्यूज पढ़ चुके हैं। इसका होता है 1.9, सॉरी 0.9, 0.9 से 1.3 अपन मान सकते हैं। दूसरे का इसका डाटा जो होता है 4.5 से 6.5, 1.3 ले लो। और इसका होता है अपना 2.0 से 3.0, ये डेल्टा वैल्यूज होती है। अपने को ये ध्यान रखना है कि इस डबल बॉन्ड के कारण डेल्टा वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। एक बात मैं आपसे कॉमनली डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक डीशिल्डिंग इफेक्ट और एक पढ़ते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। देखिए डीशिल्डिंग इफेक्ट, डीशिल्डिंग इफेक्ट, डीशिल्डिंग इफेक्ट, डी का मतलब डेल्टा वैल्यू। जब डीशिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगी, ये बात आपको ध्यान रखना। और जब शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। केवल एक ध्यान रख लो आप, तो डिशिल्डिंग इफेक्ट से डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब देखिए जो डिशिल्डिंग इफेक्ट क्या है, देखिए एक अपना क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से, मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन किस किस की वजह से हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से हो सकते हैं, और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड के कारण एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है, सबसे पहले अपन देखेंगे। हाँ जी, इसको समझने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि अपना एक होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आप नोट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मॉलिक्यूल्स में खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट बाई इलेक्ट्रॉन, क्रिएट बाई इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिएट बाई इलेक्ट्रॉन अर्जेंट, अर्जेंट इन मॉलिक्यूल्स। और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद में पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से कम होता है, और जो अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से सबसे कम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और एक मैं बात कर रहा हूं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, बाहर से दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है दोनों चीजें। अब देखते हैं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड
एकदम अपन नील के बराबर ही मानेंगे सिग्मा बॉन्ड के कारण, मतलब नहीं होगा अपने लिए। यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपन इस तरह से देखेंगे। ठीक है, कह लीजिए ये एक प्लेन में है, मतलब इसको मैं ये मान सकता हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन आपकी तरफ है और ये दोनों हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और ये कार्बन प्लेन में है। ठीक है, मतलब कार्बन प्लेन में एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, और एक हाइड्रोजन आपसे पीछे की तरफ, मतलब मॉलिक्यूल्स प्लेन में है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, वो पढ़ा अपन ने। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, मतलब ऊपर से इंटर करेगा और इधर से बाहर निकलेगा, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इन प्रोटॉन का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगा। तो थोड़ा सा देखिए अच्छा बनाते हैं अपन। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये वापस बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इधर वाले प्रोटॉन का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ऐसा ही होगा, ऊपर से एंटर करेगा और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी अपन बात करें, ये लीजिए, तो इंटर करेगा और इधर से बाहर निकलेगा। क्लियर है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपन ये यूज करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन मॉलिक्यूल से अंदर होते हुए करेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है। ठीक है, और जा कहां से रहा है, देखिए इन प्रोटॉन का, देखिए आपको समझाता हूं, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। देखिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए ये ऊपर की तरफ है। ये दोनों एरो अगर सेम आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों अगर अगर मिल जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं इन प्रोटॉन, इनकी इनकी वजह से। ठीक है, तो क्या होता है, इन प्रोटॉन पे डीशिल्डिंग इफेक्ट होता है, डीशिल्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और डीशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इन प्रोटॉन देखिए, इन प्रोटॉन का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी अपन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डीशिल्डेड हो जाते हैं। और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता तो वो सील्डेड हो जाते, सील्ड हो जाते। ठीक है, तो डिशिल्डेड में डेल्टा वैल्यू इंक्रीज करनी है और शील्डेड में डेल्टा वैल्यू डिक्रीज करनी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इन प्रोटॉन का डेल्टा वैल्यू क्या होता है, ज्यादा आ जाता है। क्लियर है बात, इसका कमी क्यों रहता है, चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है, इस तरह से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके, और सेम वही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपन बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वही होगा, ऊपर से एंटर करेगा, ठीक है, और नीचे से बाहर निकलेगा, ऊपर से एंटर करेगा और ये नीचे से बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपन यही यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इन प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये देखिए ऐसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्रोटॉन्स नहीं है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन्स नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो इन प्रोटॉन का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से डिशील्डिंग हो रहा था। और यहाँ पे इन प्रोटॉन का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये अंदर की तरफ है, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यो है, तो प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यो है, इंड्यूस्ड फील्ड ये है, तो क्या हो जाएंगे, शिल्डेड हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ये प्रोटॉन दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्रोटॉन शिल्डेड हो जाएंगे, और शिल्डेड की वजह से इनकी डेल्टा वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी 1.3 तक है और इसकी इंक्रीज हो रही है, और इसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा वैल्यू की वजह से। क्लियर है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से
कम हो जाती है और इससे कम हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन और डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ये प्रोटॉन, और थर्ड में बात करता हूं इस प्रोटॉन की। अपन क्या देख रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि इसका डेल्टा वैल्यूज 4.5 से 6.5 होता है, इसका डेल्टा वैल्यूज 6 से 8.0 मान लो, और इसका डेल्टा वैल्यूज होता है 10.5। मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब तो यही कहना कि आपसे जो भी मतलब इस तरह की रीजनिंग पूछ ली जाती है कि डेल्टा वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वहां पे डिशिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अब किस तरह से क्रिएट होगा देखिए। इस मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं, ये आर पीछे मान लो और ये हाइड्रोजन अपने सामने मान लो। ठीक है, इंड्यूस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से एंटर करेगा, ये बाहर निकलेगा, ऊपर से एंटर करेगा, ये बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अपने को ये दिखा रहा है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी ये है। मतलब ये प्रोटॉन क्या होगा, ये हाईली डिसिल्टेड होगा, हाईली डिसिल्टेड होगा, और जिसकी वजह से इसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए कुछ इनके एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के भी एप्लीकेशंस है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स को एक ट्रिकी मैनर में देखें। ठीक है, ट्रिकी मैनर्स में अपन ये देखें, ये बेंजीन प्लेन है, जैसा मतलब ये बोर्ड का प्लेन है वैसा ही प्लेन है, और सब जगह हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है। ओके, सब जगह हाइड्रोजन है। ठीक है बात। तो क्या अगर अपन यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो आप हमेशा इसी चीज को ध्यान रखना कि बेंजीन के प्लेन में हाइड्रोजन इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब हाइड्रोजन का क्या होगा, डीशिल्डिंग इफेक्ट लगेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, इन सब हाइड्रोजन का क्या लगेगा, डीशिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, सबका डीशिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, सबका डीशिल्डिंग इफेक्ट लगेगा स्टूडेंट। क्लियर है। और अगर मान लीजिए इस बेंजीन को अगर मैं ऐसे सोचूं, इस बेंजीन को अगर ऐसे सोचे कि बेंजीन के बाहर जितने भी हाइड्रोजन है उनका डिशिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, और बेंजीन के ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए अब ये बेंजीन मैंने इस तरह से बना दी, चपटी बना रहा हूं थोड़ी। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा बाहर की साइड है, ये वाला हिस्सा पीछे की साइड है, ये बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन से ये बाहर जो निकले हुए हाइड्रोजन है इनका डिशिल्डिंग होगा सबका, और बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप्स होंगे, मतलब ये एक तरह से ये तो अपना बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड के प्लेन में समझा है, और ये क्या होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर। मतलब बेंजीन जो है अपनी, बेंजीन अपन देखेंगे इस तरह से, एक बाहर की तरफ 3 एटम 4 एटम दिखेंगे, और 2 एटम अपने को पीछे की तरफ दिखेंगे। ठीक है, बेंजीन बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड अगर ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर बेंजीन अपन बनाएंगे। क्लियर है, समझ गए होंगे बात को। तो इस बेंजीन के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकते हैं। इनके ऊपर क्या होगा, सिल्डेड इफेक्ट लगेगा। इनके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिसिल्डेड होगा, डिसिल्डेड, और यहाँ पे क्या होगा, सिल्डेड इफेक्ट लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब चलिए एक रीजनिंग आपसे पूछता हूं मैं। एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल अपने को क्या दे रहा है, ये बेंजीन है और वही चपटी बेंजीन है। ये लीजिए, ये वेज है, अपने सामने की साइड है, ये पीछे की साइड है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2, यहाँ पे CH2, एक CH2 और लगा हुआ है, एक CH2 और, ये लीजिए, ये लगे हुए हैं। आपको रीजनिंग ये पूछी गई है कि नंबर ऑफ सिग्नल, सबसे पहले अपन नंबर ऑफ सिग्नल की बात करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल मान लीजिए इसको ए दिया है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है।
ये भी सी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। क्लियर है इतनी बात तो? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन थे वो तो क्या थे, डिसिल्डेड थे। लेकिन देखिए ये बेंजीन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसके इस बेंजीन के ऊपर की तरफ, जैसे ये बेंजीन थी अपनी चपटी, जैसे ये बेंजीन थी, ये बेंजीन थी, इसके ऐसे ये रिंग जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब इनका क्या है, बेंजीन से या तो ऊपर है ये रिंग, या फिर इस बेंजीन से ये नीचे है। मतलब इन कार्बन एटम पे क्या लगेगा, सिल्डिंग इफेक्ट लगेगा। इन कार्बन एटम पे सिल्डिंग इफेक्ट अपना लगेगा। ठीक है, और एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी काम की बात है। काम की बात क्या है, जैसे ये बेंजीन है अपनी, वही परपेंडिकुलर बेंजीन, मतलब इस तरह से चपटी बेंजीन। ओके, इस बेंजीन के जस्ट यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इसके प्लेन में आता रहेगा, जैसे जैसे ये जो मतलब इसका जो एंगल है, जिसका एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे, तो ये डीशिल्डिंग इफेक्ट की तरफ आ जाएगा। मतलब डीशिल्डिंग इफेक्ट की तरफ ये आ जाएगा। मैंने आपको ये बात बोली कि बेंजीन का जो प्लेन है उसमें डीशिल्डिंग इफेक्ट, और बेंजीन के ऊपर एंड नीचे वो शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे प्लेन में ही आ जाएगा तो डीशिल्डिंग इफेक्ट, फिर वापिस अगर इधर जाएगा तो फिर से शिल्डिंग इफेक्ट इंप्रूव होने लग जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन अपने को ये बता रहा है कि ए है उस पर डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा, जिसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बी पे डीशिल्डिंग इफेक्ट और कम होगा, सी पे शिल्डिंग की तरफ चले लग जाएगा, डी पे सबसे ज्यादा शिल्डिंग होगा। मतलब डेल्टा वैल्यू का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। मैचिंग मैचिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर है? चलो आगे चलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, आपको दे दिया एंथ्रासीन। आपको क्या दे दिया है, एंथ्रासीन दे दिया है, और सिग्नल बता दिया ए बी, ये भी ए है ये भी बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि डेल्टा वैल्यू ए की ज्यादा होगी बी से, या फिर बी की ज्यादा होगी ए से। दो ही ऑप्शन है। चलिए तो अगर मैं मानूं, अगर अपन पहले वाले एग्जांपल से इसको सोचने की कोशिश करें, तो देखिए ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये जो बेंजीन है इसका एक हिस्सा, देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट ये अपना, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से या तो इसके रेफरेंस में देख लो या फिर इसके रेफरेंस में देख लो, मेरे कहने का बस मीनिंग्स यही है आप लोगों को। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरह से अगर सोचेंगे, ये बेंजीन है, वही अपनी चपटी हो गई, और क्या है, यहाँ पे दूसरी बेंजीन लगी है। मैं ये बात कर रहा हूँ ए एंड बी की। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, देखिए ए यहाँ पे, बी थोड़ा और भी दूर है, क्या यही चीज होगी ए एंड बी? सोच के देखिए आप। तो बी पे शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा कंपेरेटिव ए के, बी का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा कंपेरेटिव ए के। तो जो डेल्टा वैल्यू है, तो डेल्टा वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए की ज्यादा हो जाएगी बी से। ठीक है, डेल्टा वैल्यू ए की ज्यादा हो जाएगी बी से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही केसेज अपन कल और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन, इसमें अपन देखेंगे कि जो अपना सिग्नल्स है, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग अपना मेन टॉपिकल वही रहने वाला है, और कुछ केसेस और भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे अपन ये देखेंगे कि जो डेल्टा वैल्यू है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट से किस तरह पे इफेक्ट करेगी। आज केवल स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।